एक छोटी सी लड़की जिसका नाम एली एरोवे है अपने रेडियो से दूसरे रिसीवर से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिल रही। उसके पिता टेड अंदर आते हैं और उसे निराश देखते हैं। वो कहते हैं कि उसे धैर्य रखना चाहिए और एक एक कदम बढ़ाना चाहिए। आखिरकार एली संपर्क करने में कामयाब हो जाती है और ये पता चलता है कि उसने फ्लोरिडा के पेंसाकोला में एक रिसीवर से संपर्क किया है। एली को अपनी प्रगति पर खुशी है और उसके पिता को भी। रात में बाद में एली अपने पिता से पूछती है कि उनका रेडियो किन किन जगहों पर संपर्क कर सकता है। वो पूछती है कि क्या ये न्यूयॉर्क, अलास्का, चीन और बृहस्पति पर संपर्क कर सकता है। उसके पिता हर बार हाँ कहते हैं। फिर एली पूछती है कि क्या रेडियो से उसकी मम्मी से संपर्क किया जा सकता है। उसके पापा का चेहरा उदास हो जाता है। वे एली को गले लगाते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ा रेडियो भी इतनी दूर नहीं पहुंच सकता, यह इशारा करते हुए कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। एली पेंसाकोला का एक चित्र बनाती है जैसा वो सोचती है कि वो दिखता होगा, और सोने से पहले उसके पापा उसकी तारीफ करते हैं। एली अपने पापा से पूछती है कि क्या उन्हें लगता है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी लोग हैं। उसके पिता जवाब देते हैं कि उन्हें यकीन से नहीं पता, लेकिन अगर सिर्फ वे ही हैं तो ये जगह की बेहद बर्बादी होगी। आगे बढ़ते हैं। एली अब बड़ी हो चुकी है और एक शानदार वैज्ञानिक है। वह प्यूर्टो रिको में अराचबो ऑब्जर्वेटरी नाम की एक सुविधा पर पहुंचती है, जहां वह अंतरिक्ष से रेडियो उत्सर्जन सुनने के लिए बड़े रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए अपना समय बिताती है। उम्मीद करती है कि वो अलौकिक जीवन का कोई संकेत पाएगी। एक दिन जब वो सुन रही होती है, कैंट नाम का एक वैज्ञानिक कमरे में आता है। वो अंधा है, लेकिन वो एली के साथ उत्सर्जन सुनता है और तारीफ करता है कि वो अभी भी वास्तव में सुनती है, बजाय इसके कि बाकी सबकी तरह सिर्फ कंप्यूटर से डेटा पढ़ ले। केंट कहता है कि वो जानता है कि एली ने डॉक्टर डेविड ड्रमलिन नाम के एक वैज्ञानिक के अधीन काम किया है, जो अब नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख हैं। एली ड्रमलिन के बारे में कोई टिप्पणी करने से हिचकिचाती है, जिससे पता चलता है कि उनके रिश्ते में तनाव है। केंट खुलासा करता है कि ड्रमलिन ने एली के बारे में कुछ बातें कहीं जिनमें उसने उसकी बुद्धिमत्ता, कौशल और जुनून की तारीफ की, लेकिन ये भी कहा कि वो विज्ञान के एक ऐसे क्षेत्र के पीछे पागल है जो करियर के लिए आत्मघाती माना जाता है, यानी कि एलियन खोजने की कोशिश। फिर एली एक कैफे में बैठी होती है जब उसके पास पामर जॉस नाम का एक आदमी आता है, जो अपनी किताब के लिए उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। ये किताब विज्ञान और टेक्नोलॉजी का तीसरी दुनिया की संस्कृतियों पर प्रभाव के बारे में है। पामर ये भी बताता है कि वो ड्रमलिन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जब एली बताती है कि वो सिटी में काम करती है, तो पामर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ड्रमलिन एक प्रैक्टिकल आदमी है और एली का अंतरिक्ष से आए छोटे हरे आदमियों का पीछा करना उसे चिढ़ाएगा। एली इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर देती है। फिर पामर एली को डेट पर चलने का ऑफर देता है, जिसे वो ठुकरा देती है, लेकिन वो उसे बता देती है कि ड्रमलिन अगले हफ्ते आर्बो आ रहा है। ड्रमलिन आता है और उसकी एली के प्रति नफरत तुरंत साफ दिखाई देती है। ड्रमलिन का मानना है कि विज्ञान को उन लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए जो इसके लिए पैसे देते हैं, यानी टैक्स पेयर्स, और उनके जीवन को बेहतर बनाने पर फोकस करना चाहिए। एली इस बात से हैरान है कि ड्रमलिन सभी शुद्ध अन्वेषणात्मक शोध को खत्म करके केवल विज्ञान के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर फोकस करना चाहता है। पामर ड्रमलिन का इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये अच्छा नहीं जाता। ड्रमलिन कहता है कि पामर एक किताब लिख रहा है जो टेक्नोलॉजी की आलोचना करती है। बातचीत के दौरान गलत तरीके से पेश किया गया। ड्रमलिन पामर को फादर जोस कहकर बुलाता है, जिससे एली, एक कट्टर नास्तिक, घबरा जाती है। पामर उसे बताता है कि वह कोई पादरी नहीं है। उसने धर्म का अध्ययन किया था, लेकिन वो पादरी बनने के लिए जरूरी ब्रह्मचर्य के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सका। उस पर आमीन भाई। दोनों बाहर जाते हैं और एली पामर के साथ ब्रह्मांड की विशालता साझा करती है, यह सुझाव देते हुए कि अगर सिर्फ एक और ग्रह पर जीवन होता तो ये अविश्वसनीय होता। वो ये भी कहती है कि अगर और कोई जिंदगी नहीं होगी तो ये जगह का बेकार इस्तेमाल होगा। उसके पिता के ये शब्द जो इस आदमी ने दोहराए, एली को हिला देते हैं और वो उसे चूम लेती है। कहीं मरने के बाद की दुनिया में फ्रॉइड खुशी से उछल पड़ता है। बाद में एली और पामर बिस्तर पर लेटे होते हैं और पामर भगवान को ढूंढने की अपनी यात्रा के बारे में बताता है, लेकिन एली को अभी भी शक है। वे एली के परिवार के बारे में बात करते हैं, ये बताते हुए कि उसके माता पिता दोनों की मृत्यु तब हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। पामर सहानुभूति दिखाता है, लेकिन अचानक एली जल्दबाजी में चली जाती है। पामर के दूसरी डेट के लिए पूछने के प्रयासों से बचते हुए उसे उलझन में छोड़ देती है। एली को अपने पिता की मृत्यु के दिन की याद आती है, जब वे एक साथ उल्का वर्षा देखने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वह एक अज्ञात स्थिति के कारण गिर पड़ते हैं।
एली उनकी दवा लेने भागती है, लेकिन समय रहते उन्हें बचाने में असफल रहती है। अंतिम संस्कार के दौरान एक पादरी एली से कहता है कि हमें हमेशा यह समझने की जरूरत नहीं होती कि चीजें क्यों होती हैं। कभी कभी स्वीकार करना जरूरी होता है क्योंकि ये भगवान की मर्जी होती है। एली जवाब देती है कि अगर उसने दवाई नीचे के कैबिनेट में रखी होती तो उसके पिता अभी भी जीवित होते। पादरी के जाने के बाद रोती हुई एली निराशा में रेडियो का उपयोग करके अपने पिता तक पहुंचने की कोशिश करती है। फिलहाल एली काम कर रही होती है जब केंट आता है और उसे बताता है कि ड्रमलिन ने सेटी प्रोग्राम को बंद कर दिया है, जिससे वे बेरोजगार और बेघर हो गए हैं। एली गुस्से में ड्रमलिन का सामना करती है, जो दावा करता है कि वो उसके साथ एक एहसान कर रहा है, उसकी प्रतिभा को बर्बाद करते हुए। एली जोर देकर कहती है कि ये उसकी जिंदगी है और वह इसे अपने तरीके से जी सकती है। इसके बाद एली और केंट न्यू मैक्सिको में वेरी लार्ज एरिया में अपना खुद का सेटी प्रोग्राम स्थापित करने के लिए निजी निवेशकों की तलाश करने का फैसला करते हैं। जैसे ही एली प्यूर्टो रिको से निकलती है, उसे पामर का एक नोट मिलता है जिसमें उसका नंबर होता है, लेकिन वो उसे कॉल नहीं करने का चुनाव करती है। बाद में एली को प्राइवेट फंडिंग जुटाने में मुश्किल होती है और वो हेडन इंडस्ट्रीज पहुंचती है, जो अरबपति उद्योगपति एसआर हेडन की है। वो अपनी बात रखती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसका काम साइंस से ज्यादा साइंस फिक्शन लगता है। एली गुस्से में तर्क देती है कि सभी बड़े वैज्ञानिक सफलताएं, जैसे हवाई जहाज और चंद्रमा मिशन, कभी विज्ञान कथा माने जाते थे। समिति अभी भी आश्वस्त नहीं है, लेकिन उसका भाषण हेडन को प्रभावित करता है, जो उसके फंडिंग को मंजूरी देता है। 4 साल बाद एली न्यू मैक्सिको में काम करती है, लेकिन उसे एलियन की खोज में सफलता नहीं मिली है। केंट उसे सूचित करता है कि वैज्ञानिक समुदाय, जिसका नेतृत्व ड्रमलिन कर रहा है, एली को न्यू मैक्सिको सुविधा से हटाना चाहता है, इसे संसाधनों की बर्बादी मानते हुए हेडन की फंडिंग के बावजूद। एली दूसरी जगह ढूंढने का सुझाव देती है, लेकिन केंट उसे हकीकत से रूबरू होने के लिए कहता है। वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक मजाक बन जाएंगे और कोई भी उन्हें अपने रेडियो टेलीस्कोप अब नहीं देगा। इस बीच पामर ने अपनी किताब प्रकाशित कर दी है और एक बड़े आध्यात्मिक नेता बन गए हैं। वो व्हाइट हाउस में एक तरह के सलाहकार की भूमिका भी निभा रहे हैं। एक इंटरव्यू में वह खुलासा करता है कि वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है। वह बस यह जानना चाहता है कि क्या इसने सच और खुशी की तलाश में इंसान की मदद की है। एक रात जब एली अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुन रही होती है, तो उसे एक तेज और साफ सिग्नल सुनाई देता है। वो हैरान हो जाती है और ये सुनिश्चित करने के लिए फैसिलिटी में वापस भागती है कि ये सच में अंतरिक्ष से है या फिर धरती से कोई दखल या सिस्टम में कोई खराबी तो नहीं। पता चला है कि ये सिग्नल वाकई में किसी एलियन का संदेश है। ये वेगा तारे से आ रहा है। एली बहुत खुश है। उसने इंटरनेशनल स्तर पर कई स्रोतों से इसकी पुष्टि की है। फिर उसने देखा कि सिग्नल ऐसे टुकड़ों में दोहराया जा रहा है जो 2 से 101 तक की अभाज्य संख्याओं के बराबर हैं। इसके बाद एली ने ये खोज बताने के लिए हर किसी को फोन किया। अगली सुबह जैसे ही ड्रमलिन सेना और सीनेटर माइकल के साथ पहुंचा, प्रेस वहां पहले से ही मौजूद था। सीनेटर ने पूछा कि एलियंस ने सिग्नल में अभाज्य संख्याएं क्यों भेजी होंगी, और एली ने समझाया कि गणित ही एकमात्र सच्ची सार्वभौमिक भाषा है। वो एलियन उनका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेटर को गुस्सा आ रहा है कि एली ने तुरंत ये जानकारी सार्वजनिक कर दी, लेकिन ड्रमलिन समझाता है कि इस खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी था। केंट आता है और समझ जाता है कि सिग्नल में और भी जानकारी छुपी है, और वो ऑडियो और वीडियो है। एली उसे टीवी से जोड़ती है और पता चलता है कि ये 1936 के ओलंपिक्स में हिटलर के भाषण का प्रसारण है, जो पहला रेडियो ट्रांसमिशन था जो इतना ताकतवर था कि धरती से निकलकर ब्रह्मांड में जा सका। व्हाइट हाउस में एली समझाती है कि इस ट्रांसमिशन को वापस भेजना एलियंस का तरीका है ये कहने का कि वे सुन रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और एली को लगता है कि वह जनता को संबोधित करेगी, लेकिन एली के अप्रत्याशित होने की प्रतिष्ठा की वजह से ड्रमलिन को भाषण के लिए चुना जाता है। एली टूट जाती है। उसे केंट का फोन आता है, जो उसे बताता है कि सिग्नल में और भी डेटा है, लगभग 65,000 पेज का एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट। एली ये बात व्हाइट हाउस को बताती है और वे दुनिया के टॉप डिक्रिप्शन एक्सपर्ट्स को ये पेज समझने का काम देते हैं। उन्होंने एली को ये भी बताया कि वो अभी के लिए न्यू मैक्सिको सुविधा की इंचार्ज है, लेकिन सरकार की खास इजाजत के बिना वो कोई नई जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकती। इसके बाद न्यू मैक्सिको सुविधा के बाहर एक त्योहार चल रहा होता है और एली देखती है कि एक धार्मिक कट्टरपंथी वैज्ञानिकों की आलोचना कर रहा है, कह रहा है कि वो नहीं चाहता कि वे भगवान के सामने उसका प्रतिनिधित्व करें। एली और डिक्रिप्शन एक्सपर्ट्स कई महीनों तक इन पेजों पर काम करते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। एक दिन उसे खुद हेडन का एक ईमेल मिलता है। वह उसे एक गुप्त जगह पर मिलने के लिए कहता है। हेडन उस पर से